हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि ऑन कॉल सपोर्ट होता क्या है, या फिर आपको क्या क्या चीज़ें अपने ड्यूरिंग दी ऑन कॉल करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि ऑन कॉल सपोर्ट होता क्या है। ऑन कॉल सपोर्ट होता है कि आपकी टीम ने पास में जो भी प्रोडक्ट्स बिल्ड किए थे या आपकी टीम जो भी सर्विसेज ओन करती है उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपके यूजर्स हमेशा हैप्पी रहें, जिससे आपकी लीडरशिप टीम भी खुश और आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स भी खुश। कॉलेजेस में आपने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा होगा कि सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और उसके बाद में आता है फाइनली मेंटेनेंस। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यूज़ करती हैं, जैसे आपका अमेजॉन हो गया या गूगल हो गया। इनमें मोस्टली एजाइल मेथडोलॉजी यूज़ होती है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हो और जो टाइम टू रीच द मार्केट होता है वो काफ़ी कम होता है। वहीं अगर आप मोबाइल कंपनीज को देखो, जैसे सैमसंग हो गया या एप्पल हो गया, इन कंपनीज में डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यूज़ होती है। आप नहीं चाहोगे कि आपके यूज़र्स के फ़ोन में बग हो, इससे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बिल्ड करो वो काफ़ी सॉलिड होना चाहिए बिफोर इट रीचेज द मार्केट। ये सब चीज़ें बताने का मेरा पर्पस था कि हर कंपनी में डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यूज़ होती है और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको ऑन कॉल सपोर्ट देना पड़ता है या नहीं, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस पूरी लाइफ साइकिल का जो एंड स्टेप होता है वो होता है मेंटेनेंस। तो जब आपके सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाते हैं उनको मेंटेन करने की प्रोसेस को ही ऑन कॉल सपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि करना क्या होता है ऑन कॉल सपोर्ट में। अगर इन शॉर्ट बोलें तो आपको बग फिक्सेस करने होते हैं जो आपके क्लाइंट्स या फिर आपके कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो और वहाँ पे ऑर्डर सर्विस ही ब्रेक हो रही है तो आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे अमेजोन का जो ऑन कॉल इंजीनियर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको कैसे फिक्स करना है। तो ये एग्जाम्पल था जहाँ पर आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको ये कैसी क्रिटिकल टीम हो जिस पर बहुत सारी इंटरनल टीम्स डिपेंडेंट हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट काम करना बंद कर जाए या फिर आपकी सर्विसेज काम करना बंद कर जाएं तो आपकी जो डिपेंडेंट सर्विसेज हैं वो भी इम्पैक्ट होंगी। तो इस केस में इनडायरेक्टली आपके डाउन होने की वजह से आपके जो क्लाइंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये होता है इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि मान लो आपकी कंपनी में AWS एज ए क्लाउड प्रोवाइडर यूज हो रहा है एंड फॉर सम रीजन AWS की कुछ सर्विसेज काम करना बंद कर जाती हैं, तो उस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो इम्पैक्ट होगा और आपके क्लाइंट्स को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये केस है ये है इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी के डाउन होने की वजह से आपके प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट आना। और ऑन कॉल ट्राई करता है इन्हीं बग्स को फिक्स करने का। यही हमें लेके चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑन कॉल डिसाइड कैसे करता है किन बग्स को फिक्स करना है और किन बग्स को डेलीगेट करना है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना क्रिटिकल है वो बग और कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपके यूजर्स को, आप इन बग्स को कैटेगराइज कर सकते हो P1, P2 या P3 कैटेगरीज में, जहां पर P0 बीइंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी बग। तो सबसे पहले बात करते हैं P2 प्रायोरिटी बग्स के बारे में। इन बग्स की वजह से डायरेक्टली यूजर्स तो इम्पैक्ट नहीं होते हैं बट फ्यूचर में जाके इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि आपने अपने सर्विसेज में या अपने कोड में कोई ऐसी डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी जो फ्यूचर में जाके एक्सप्लॉइट हो सकती है, और आपकी जो इंटरनल इंफ्रा टीम है या आपकी जो सेकऑप्स टीम है उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको उस डिपेंडेंसी को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो सकें। अगर आप उस डिपेंडेंसी को काफ़ी टाइम तक अपग्रेड ना करो तो चांसेस हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाए या फिर वो कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर दें या कोई उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है एक्सटर्नली। तो यहाँ पर इस तरीके के जो बग्स हैं इनको कैटेगराइज करते हैं P2 प्रायोरिटी में। इसमें हो सकता है कि एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स आर बीइंग इम्पैक्टेड किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे आपका प्रोडक्ट बहुत सारे रीजन्स में अवेलेबल है, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डिपेंडिंग ऑन सर्टेन क्राइटेरिया आपके कुछ यूजर्स फेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। मे बी कोई एज केस मिस हो रहा है या फिर एक पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से आपकी यूजर्स आपका प्रोडक्ट सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो और अपने कुछ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हो, जैसे कि ये किस सिनेरियो में बग आ रहा है या फिर लॉग्स, डैशबोर्ड, मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हो। और उसके बाद में आप अपने ऑन कॉल के टाइम पे या फिर अपने ऑन कॉल के बाद भी आप अपनी टीम के साथ में ये डिस्कस करते हो कि नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन आइटम क्या होना चाहिए। और उसके बाद में आपका मैनेजर और आपका प्रोडक्ट मैनेजर साथ में काम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप इसको कब फिक्स करोगे, इसको फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ, प्रायोरिटी एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों को फाइनली कंसीडर करके आपका मैनेजर और आपका प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आपको ये कब फिक्स करना है इशू। नेक्स्ट आता है P0 बग्स।
यहाँ पर डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द कंपनी आपका क्या है। जैसे अगर बहुत बड़ी कंपनी है या फिर कोई बिग एमएनसी है, उस केस में अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर फीचर ही यूजर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस में इस बग को P0 बग बोलते हैं। या फिर आप कोई एक बहुत छोटी कंपनी है, कोई एक स्टार्टअप हो, उस केस में आपका पूरा प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो भी आप इसको P0 कैटेगराइज कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो P0 बग में। ये बग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें ऑन कॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि कैसे आप अपनी सर्विसेज को रिकवर कर सकते हो जिससे कि वो काम करना स्टार्ट कर जाए। इस सिचुएशन में आपका सबसे पहला काम रहता है कि आप अपनी टीम को नोटिफाई कर दो कि इस तरीके का कोई इशू एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद में आप उस इशू को फिक्स करना स्टार्ट करो। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि सडन ट्रैफिक इंक्रीज की वजह से आपकी सर्विसेज के जो APIs थे उनकी जो रिस्पॉन्स टाइम थे वो काफ़ी बढ़ गई है और उसकी वजह से यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका जो ऑर्डर पेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला एक्शन आइटम रहता है कि कैसे आप इस सर्विस को रिकवर कर सकते हो जिससे ये बैक टू नॉर्मल हो जाए। इसको फिक्स करने का एक तरीका हो सकता है कि आपके जो भी एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स को बढ़ा दो, यानी कि आप अपने सर्विस में जो नंबर ऑफ होस्ट हैं उनको इंक्रीज कर दो या जो आपके एग्जिस्टिंग सर्वर्स हैं उनको रीस्टार्ट कर दो जिससे ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन कि बग की प्रायोरिटी क्या है, ऑन कॉल डिसाइड करता है कि उसको कब फिक्स करना है और उसको कैसे फिक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आफ्टर दी ऑन कॉल पीरियड आपको क्या करना पड़ता है। अपने ऑन कॉल के टाइम पे आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। इसमें आप बेसिकली मेंशन करोगे कि आपने कितने बग्स फिक्स किए या आपने किस तरीके के बग फिक्स किए, कितने रिमेनिंग हैं, जिससे कि आप ये रिपोर्ट अपनी टीम के साथ में शेयर कर सको। जो नेक्स्ट ऑन कॉल आने वाला है उसको ये पता रहे कि उसको किस तरीके के बग्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और उसको फिक्स करने में कितना टाइम लेना है। और डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द बग्स आप अपनी जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है जो अवेलेबल है नेक्स्ट ऑन कॉल के लिए उसको भी अपडेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ऑन कॉल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी टीम के ऑन कॉल बनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे आपकी टीम का प्रोडक्ट स्कोप कितना है या आपकी टीम में जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और सर्विसेज को बना देना तो जस्ट एक पार्ट है, उनको मेंटेन भी आपको ही करना पड़ता है। आप अपने ड्यूरिंग दी ऑन कॉल नोटिस करोगे कि कुछ सर्विसेज में कोई एक रिकरिंग पैटर्न आपको बग्स का देखने को मिलेगा और ड्यूरिंग दी सोल्यूशनिंग क्या क्या चीज़ें मिस कर दी गई थी, जैसे कि अलर्ट सेटअप करना हो गया या फिर डैशबोर्ड्स हो गए या मॉनिटर्स हो गए। ये चीज़ें भी आप कंसीडर कर सकते हो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो, जिससे कि इस तरीके के जो इश्यूज आ रहे हैं अभी वो फ्यूचर में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि क्या अलग से पैसा मिलता है ऑन कॉल बनने का, और ड्यूरिंग दी ऑन कॉल हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। पैसे का डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से काम कर रहे हो। जैसे इंडिया और यूएस में जो ऑन कॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती है, तो वहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाओगे अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूरोप में अलग से ऑन कॉल बनने का पैसा भी पे करती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ड्यूरिंग द ऑन कॉल बहुत डिपेंड करता है कि आपका टीम का प्रोडक्ट कैसा है, आपकी टीम के जो सोल्यूशन बिल्ड किए गए थे पास में वो किस तरीके से बिल्ड किए गए थे। जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो टियर 1 प्रोडक्ट है, उस केस में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फीचर या कोई एक पर्टिकुलर सर्विस काम नहीं करती है तो वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टीम का पार्ट हो। अगर आप किसी एक ऐसी टीम का पार्ट हो जिसका इम्पैक्ट बहुत कम है या फिर उसके कोई प्रोडक्ट काम कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर आपका जो ऑन कॉल सपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसी टीम का पार्ट हो जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया या फिर कोई एक ऐसी कोर सर्विस जो इम्पैक्ट करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस केस में वहाँ पर आपका ऑन कॉल सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर रात के 3 बजे भी इशू आता है या दिन के 2 बजे आता है तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज करोगे और फिक्स करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट रहता है कि मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा जब आप नेक्स्ट टाइम ऑन कॉल जा रहे हो। वैसे तो ऑन कॉल के लिए कोई एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप ऐसी कर सकते हो जो मेक श्योर करेंगे कि आप अपना जो ऑन कॉल पीरियड है वो आप स्मूथली निकाल पाओ। नंबर 1, आपकी टीम जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ओन करती है उनमें प्रॉपर मॉनिटर्स और अलर्ट सेटअप करना, उनके लिए प्रॉपर डैशबोर्ड सेटअप करना कि अगर कोई पार्ट ऑफ द सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपको इन अ टाइम पता चल जाए, जिससे कि आप उसको टाइम रहते फिक्स कर पाओ। ये चीज़ ऑन कॉल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोडक्ट लेवल और सिस्टम लेवल डैशबोर्ड बिल्ड करना।
इससे आपकी सर्विस का जो ट्रेंड था पास्ट में वो आपको इजीली पता चल जाता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप अपनी सर्विस को स्केल करना चाहते हो या फिर आप कोई एक पास्ट ट्रेंड देखना चाहते हो प्रोडक्ट का या फिर सिस्टम का। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जब आपके कोई फेस्टिवल आते हैं या कोई एक इवेंट आता है, उस केस में आपको सर्विसेज को स्केल करना है या डाउन स्केल करना है, ये डिसीजन आप डैशबोर्ड के थ्रू ले सकते हो। तो डैशबोर्ड्स का होना प्रोडक्ट लेवल पर और सिस्टम लेवल पर काफ़ी हेल्प करता है आपको। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ऑन कॉल, जो भी आप कर रहे हो आप उसको डॉक्यूमेंट करो। ये नेक्स्ट आने वाले ऑन कॉल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे उससे ये भी पता चल सकता है कि किस तरीके के इश्यूज रिकरिंग आ रहे हैं और उनको फिक्स करना है कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो कि कॉमन इश्यूज आपकी सर्विसेज में आ रहे हैं। जैसे कि आपकी सर्विस में कोई एक पर्टिकुलर इशू काफ़ी टाइम से आ रहा है और वो रिकरिंग है और उसका अभी तक कोई एक भी परमानेंट सोल्यूशन बिल्ड नहीं हुआ है। तो जब तक कि परमानेंट सोल्यूशन बिल्ड ना हो जाए तब तक कि उस इशू को कैसे फिक्स करना है ये चीज़ भी आप डॉक्यूमेंट करके रख सकते हो। तो उसको ये फिगर आउट नहीं करना पड़ेगा कि इस तरीके के इश्यूज़ को कैसे फिक्स करना है। और अगर कोई बंदा नया ऑन कॉल बनता है तो उसको ये पता रहेगा कि कॉमन इश्यूज़ कौन से हैं जो आपकी सर्विसेज में या आपके प्रोडक्ट स्कोप में आते हैं। और नेक्स्ट है ऑन कॉल बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप ऑन कॉल बनते हो अपनी टीम की साइड से तो इन अ वे आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपनी टीम के लिए। तो जूनियर्स के लिए भी ये ऑन कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है और ये चीज़ आपके प्रमोशंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट रेगुलरली इस चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए